हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ को कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि दोनों ही सिंपल और छोटे टॉपिक्स हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांकित करना या निकटतम मान निकालना। पूर्णांकित करना या निकटतम मान निकालना। इट इज अ मैथमेटिकल process of simplifying a number by adjusting it to a nearby value based on specific place value। क्या मतलब है कि ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है कि अगर कोई नंबर है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर डेसिमल, तो उनको हमको सिंप्लीफाई करना है अगर उन नंबर्स को, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नियर बाय वैल्यू की तरफ क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यही होता है राउंड ऑफ करना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं इस मैथमेटिकल प्रोसेस को अप्लाई करके, तो उससे हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो अब सिंपल हो चुका है। तो जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो थोड़ा कम टाइम लेगा और हमारे लिए ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देगा, टाइम भी सेव करेगा और साथ ही साथ इनफाइनाइट डिजिट को भी मैनेज करने का काम करता है राउंडिंग ऑफ। इनफाइनाइट डिजिट को कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो आगे तक इनफाइनाइटली चलते जाते हैं, लाइक पाई। आपने मैथ्स के एक कांस्टेंट सुना होगा पाई, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, या अगर हम डेसिमल में लिखे तो हम लिखते हैं 3.14। पर क्या वो सिर्फ 3.14 तक ही सीमित है? नहीं। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो आंसर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा बचता जाएगा। तो क्या हम ऐसे इनफाइनाइटली उसको डिवाइड करते जाएंगे? नहीं। उतना लंबा चौड़ा नंबर लिखना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और वही काम आता है राउंडिंग ऑफ। और इसीलिए हमने उस लंबे चौड़े नंबर को राउंड ऑफ करके पाई का मान सिर्फ हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखा है, दैट इज 3.14। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि हम जो भी टॉपिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। हम तो डायरेक्ट यहाँ रूल्स से शुरू कर दे सकते थे कि ऐसा ऐसा होता है, आपको ऐसे ऐसे राउंड ऑफ करना है, लेकिन एक्चुअल में राउंडिंग ऑफ है क्या और हम उसको यूज कहाँ करेंगे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे हमारे सारे कैलकुलेशन को ईजी कर देता है, ये सब समझना भी बहुत जरूरी है। कमिंग टू द रूल्स, पहला जो हमारा रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कहने का मतलब है कि हमको जो डिजिट को ड्रॉप करना है, ठीक है, जिस डिजिट तक हमको वो नंबर चाहिए है वो तो रिक्वायर्ड डिजिट है, पर उसके बाद वाली जो डिजिट है उसको हमको ड्रॉप करना है, हटाना है। तो अगर वो डिजिट जिसे हमको ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो पहले वाली डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, उसको हम अनचेंज्ड रहने देंगे, वो चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 3.84। 3.84 को हमको राउंड ऑफ करके लिखना है। अच्छा, कोई अगर बोले कि 3.84 को आप राउंड ऑफ करो, तो क्या इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है? नहीं। क्वेश्चन में ये भी पता होना चाहिए कि हमको किस डेसिमल प्लेस तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है, और यही यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू। स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है कि इतने प्लेस वैल्यू तक आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपको 3.84 को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब हमको राउंड ऑफ करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? सिर्फ 2। मतलब कि इस टाइप की, ये इस टाइप के ऐसे हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए है। और इसकी जगह वो ये भी लिख सकता था कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस भी है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस तक डिजिट है, तो इसी को वो लिख सकता था अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब यहाँ पर इसको राउंड ऑफ हमको करना है, सिर्फ हमको 2 डिजिट चाहिए है, तो इसकी अगली डिजिट हमको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा,
और ये अगली डिजिट को हमको देखना है कि ये कैसी है, मोर देन 5 है या लेस देन 5 है या 5 है। हमेशा हम जो डिजिट को ड्रॉप करने वाले हैं सिर्फ उसी को देखेंगे और उसके हिसाब से रूल को अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल है लेस देन 5 के लिए, तो जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है दैट इज 4, ये 5 से लेस देन भी है। तो क्या बोला है, जब ड्रॉप करने वाली डिजिट लेस देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहती है। मतलब यहाँ जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके पहले वाली 8 है, ये 8 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3.8। 4 को हमने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 9.342। अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इस टाइप से आंसर चाहिए हमको। डेसिमल प्लेस के टर्म्स में भी ये बोल सकता है, आपको बार बार बोल रहे हैं, तो आप वो डेसिमल प्लेसेस वाले को भी समझने का पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद ही आंसर निकालेंगे। यहाँ हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हैं और जो हमको ड्रॉप करना है वो क्या है, 2 है। और 2 कैसा है, 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, इसीलिए इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4 वो चेंज नहीं होगी और आंसर हो जाएगा 9.34। नेक्स्ट है 10.3649। अब यहाँ पर है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक तो हमें चाहिए है, इसका जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 4, ये हमको ड्रॉप करना है और साथ ही साथ उसके आगे का भी सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो जो आगे ये जो 4 है इसको हमें ड्रॉप करना है, तो हम देखेंगे कि ये 5 से कैसी है, छोटी डिजिट है, इसीलिए इसकी प्रीसीडिंग डिजिट 6 जो है वो चेंज नहीं होगी और इसका आंसर हो जाएगा 10.36। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। उसके आगे 9 है जो कि 5 से बड़ी डिजिट है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। उसके आगे वाली डिजिट चाहे 5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, 5 हो, अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ उसमें ध्यान देना है जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है। और रूल 1 कहता है कि अगर डिजिट जो ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगी। तो ये फर्स्ट रूल था और उससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। यहाँ लेस देन 5 की बात थी तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज था, लेकिन यहाँ पर अगर हमको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगी। अगर वो 4 है तो 5 हो जाएगी, 6 है तो 7 हो जाएगी। ठीक है, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 13.486। अब हम देखते हैं कहाँ तक हमको इसको राउंड ऑफ करने बोला है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इतने हमको चाहिए हैं। इसी की जगह वो बोल सकता था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो भी हम यही मतलब निकालते। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जब हमको ये 4 डिजिट चाहिए ही है तो हमको ड्रॉप कौन सा करना है, इस 6 को हमको ड्रॉप कर देना है। और ये 6 है कैसा, ये ग्रेटर देन 5 है। जब ये ग्रेटर देन 5 है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगी, रेज्ड बाय 1 इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13.49। जो 8 था वो 1 बढ़कर 9 हो गया, 8 जो है वो 9 हो गया। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं 15.26। 15.26 को हमको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऐसा कुछ हमको आंसर में आएगा। अब यहाँ पर हमको ड्रॉप किसको करना है, अगेन 6 को ही हमको ड्रॉप करना है जो कि 5 से कैसा है, बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 15.3। और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था। नेक्स्ट है 3.3672, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कुछ यहाँ तक हमको चाहिए है। ड्रॉप हमको करना है 7 जो कि 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 3.3।
3 7। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो आगे वाली डिजिट थी वो तो 5 से कम भी थी, लेकिन हमको मतलब सिर्फ उससे है जिसको हमको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे 2 रूल्स कंप्लीट होते हैं। थर्ड रूल हम देखेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1। अभी तक हमने जो 2 रूल्स देखे उसमें पहला रूल था कि जो डिजिट हमको ड्रॉप करनी है वो 5 से कैसी थी, छोटी। सेकेंड रूल में हमने देखा कि जो डिजिट हमको ड्रॉप करनी है वो कैसी थी, 5 से ज्यादा। अब हम थर्ड रूल देख रहे हैं कि जो डिजिट हमको ड्रॉप करनी है वो ना ही 5 से ज्यादा है ना ही 5 से कम है, बल्कि खुद क्या है, 5। मतलब अब हमको 5 को ही ड्रॉप करना है। तो ना तो ये 5 से ज्यादा है ना ये 5 से कम है, ये तो 5 के ही बराबर है। तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे कि अगर डिजिट जो हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, उसके सामने, उस 5 के सामने जिसे हमें ड्रॉप करना है, उस 5 के सामने अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसको हम 1 से रेज कर देंगे। किसको, प्रीसीडिंग डिजिट को। एग्जाम्पल से समझते हैं, 17.751 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहां तक हमको यहां तक चाहिए है, तो इसके नेक्स्ट जो भी डिजिट है वही हमको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहां तक तो हमको चाहिए है। लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट है वो तो खुद क्या है, 5, और इसी 5 को हमको क्या करना है, ड्रॉप। अब हम 5 से ज्यादा और कम के बारे में तो जानते हैं बट खुद 5 के बारे में नहीं जानते। तो रूल बोलता है कि अगर इस 5 के आगे, अगर इस 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, 5 की प्रीसीडिंग डिजिट दैट इज 7, वो 1 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमको ड्रॉप करना है 5, उसके आगे एक नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है जो कि है 1, इसीलिए ये 7 क्या बन जाएगा, 8, 17.8। और सिंपल सी बात है, अगर हमको ये तीनों तक ही सीमित रखना है और ये 2 को अगर हमको ड्रॉप करना है तो ये हमको दिख भी रहा है कि ये 50 से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा साइड ही राउंड ऑफ होगा ना। नियरेस्ट प्लेस को हमको नियर बाय वैल्यू तक पहुंचना होता है अगर हमको राउंड ऑफ करना है। तो अगर ये 51 है आगे तो ये तो एक बड़ी वैल्यू ही है, 50 से ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बढ़ाकर 17.8 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7.52 अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सिर्फ हमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब कि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर भी देखो, ये तो हमको चाहिए एक डिजिट, इसके आगे वाली को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और जिसको ड्रॉप करना है वो खुद क्या आ गई, 5 आ गई। तो जब भी ड्रॉप करने वाली डिजिट 5 आती है तो हम ये देखते हैं कि क्या उसके आगे कोई हमको नॉन जीरो डिजिट दिख रही है। अगर हाँ तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमको डिजिट 5 ड्रॉप करना है, इसके आगे हमको एक नॉन जीरो डिजिट दिख रही है, और अगर ऐसा होता है तो हम ये ड्रॉप करने वाली डिजिट की प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 8, और 7.52 को हम 8 में ही प्रिसाइज करेंगे ना, इसको हम और 6 थोड़ी लिख देंगे, या इसको हम और 7 थोड़ी लिख देंगे। अब आप देख लो, अगर कोई इसको 7 लिख दे रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, तो आप बताओ 7.52 8 के ज्यादा क्लोज है या 7 के ज्यादा क्लोज है? ऑफ कोर्स 8 के ज्यादा क्लोज है, तो सही आंसर ये है। इसलिए 5 को अगर आपको ड्रॉप करना है और उसके आगे नॉन जीरो डिजिट है तो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाती है। लास्ट यहाँ पर देखेंगे 3.652 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए है, मतलब कुछ यहाँ तक हमको चाहिए है। अगेन 5 हमको ड्रॉप करना है, और 5 जो हमको ड्रॉप करना है उसके आगे एक नॉन जीरो डिजिट है, इसीलिए प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगी और आंसर हमारा हो जाएगा 3.7। समझ में आया? तो ये थे हमारे राउंडिंग ऑफ के 3 रूल्स। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे 2 और रूल्स। फोर्थ रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। कहने का मतलब है कि अगर हमको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो है 5, लेकिन इस बार 5 के आगे 0 है, 5 इज फॉलोड बाय 0। अभी पिछले रूल तक क्या था कि 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा था और उस टाइम पर हम क्या कर दे रहे थे, प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा दे रहे थे। लेकिन अब
5 को हमको ड्रॉप करना है और 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट ना होकर 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस टाइम में, हम जब 5 अगर हमको ड्रॉप करना है, इसको हमको ड्रॉप करना है और इसके आगे है 0, तो 0 होने पर हम क्या करते हैं, प्रीवियस डिजिट को चेक करते हैं। जो 5 से पहले वाली डिजिट होगी उसको हम चेक करेंगे, और अगर ये 5 से पहले वाली डिजिट क्या है, इवन है, तो हमारी ये प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी। द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कब ऐसा होगा, जब 5 के आगे 0 है और प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, तब कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो रहेगी वही रहेगी। एग्जाम्पल आप देखेंगे 2.25 को हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है राउंड ऑफ, तो यहाँ तक हमको चाहिए है, मतलब हमको 5 को यहाँ क्या करना है, ड्रॉप करना है, और 5 के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 ही है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7.5, तो 5 के आगे यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ 7.5 को 7.50 लिख दें तो कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अगर 7.5 लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि इसके आगे 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2.25 के आगे 0 ही है लास्ट में, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब 5 है जिसको हमको ड्रॉप करना है और उसके आगे कुछ नहीं है, या कह सकते हैं 0 है, तो हम फिर से क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है, अगर ये इवन है, जो कि है भी यहाँ पर 2, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आंसर हो जाएगा 2.2। नेक्स्ट देखते हैं 17.2650। 17.2650 को हमको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, दैट मीन्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसमें अब हम देखेंगे कि फिर से जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है वो 5 ही है, और 5 के आगे क्या है, 0 है। तो इस केस में हम फिर से क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे जो कि 6 है और इवन है, और अगर इवन होती है प्रीसीडिंग डिजिट तो वो चेंज नहीं होती है, और आंसर इसका फिर क्या आ जाएगा, 17.26, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7.45 अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या अप टू 1 डेसिमल प्लेस, इस टाइप से। तो अब हमको इस 5 को ड्रॉप करना है, आगे कुछ नहीं है मतलब हम 0 समझ सकते हैं, और अगर आगे कुछ नहीं है या 0 है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे इवन है या ऑड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इवन है, इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में, और आंसर आ जाएगा 7.4। नेक्स्ट रूल देखेंगे जो कि लास्ट रूल है राउंड ऑफ का। If the digit to be dropped is 5 and followed by 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. Change सिर्फ इतना हो गया है कि अगर आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके आगे अभी भी 0 आ रहा है, जैसे कि 4th रूल में आ रहा था, लेकिन इस बार जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन ना होकर क्या है, ऑड है। तो इस केस में प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज ना होकर 1 से बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब तक प्रीसीडिंग डिजिट इवन थी तो हमने उसको इवन ही रहने दिया, लेकिन जब यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट क्या थी, ऑड थी, तो हमने उसको 1 से बढ़ाकर वापस क्या बना दिया, इवन बना दिया। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको इवन चाहिए है प्रीसीडिंग डिजिट, नहीं है तो हम 1 से बढ़ा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे 8.235 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक ड्रॉप हमको करना है 5 को, 5 के आगे कुछ नहीं है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे जो कि क्या है, ऑड है, और ऑड के केस में हम 1 से बढ़ा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8.24। नेक्स्ट 7.35 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 को ड्रॉप करना है, आगे कुछ भी नहीं है मतलब कि 0 है, तो हम प्रीसीडिंग देखेंगे, यहाँ पर ऑड है तो ये 1 बढ़ जाएगी और आ जाएगा 13.5 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिर्फ हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए है, मतलब कि डेसिमल के बाद हमको कोई भी नंबर या मतलब कोई भी डिजिट नहीं चाहिए है। तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखिए, अब ये फिर क्या है, 5 है, आगे कुछ भी नहीं है, प्रीवियस चेक करेंगे, प्रीसीडिंग कैसी है, यहाँ पर ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 14। यहाँ से एक
और समझने वाली बात है कि अगर यहाँ 13.5 ना होकर क्या होता 14.5, तो यहाँ पर हमको और दो सिग्निफिकेंट तक ही हमको सेम ऐसे राउंड ऑफ करना है, तो हमको 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा और 5 के आगे कुछ नहीं है तो हम प्रीसीडिंग को चेक करेंगे और प्रीसीडिंग यहाँ पर क्या है, इवन है, तो इवन के में हम चेंज नहीं करते हैं प्रीसीडिंग को, तो इसका आंसर आ जाता 14। अब आप देखिए यहाँ पे था 13.5 मतलब 13 से 0.5 आगे और यहाँ पर भी है 14 से 0.5 आगे, लेकिन इसमें हम आगे वाले इंटीजर पर शिफ्ट कर जा रहे हैं, जबकि इसमें हम आगे वाले इंटीजर 15 पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हम उसी में रह रहे हैं, 14 में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि रूल ऐसा कहता है कि हमको ये चेक करना है कि प्रीसीडिंग इवन है या प्रीसीडिंग ऑड है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू ये पांचों रूल्स को और इजीली समझते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस रिवाइज ऑल द 5 रूल्स थ्रू दिस फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट इतना इजीली आपको राउंडिंग ऑफ के सारे रूल्स समझा देगा कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने ये सोचा है, हमने ये इमेजिन किया है कि एक हमारे पास नंबर है ab.cd, इस फॉर्मेट में है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो सकता है 24.12, ठीक है, इस टाइप का कोई ये नंबर है जिसके हम हर एक डिजिट को एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं, ab.cd इस टाइप से, और उसमें हमको c को ड्रॉप करना है। अगर हमसे बोला जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर हमको चाहिए है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए है आंसर में, तो हम ये थर्ड वाला जो नंबर है इसको ही ड्रॉप करते हैं। तो वो यहाँ पर कौन सा है, c है, इसको ध्यान रखना है, c टू बी ड्रॉप्ड, c को यहाँ हमको ड्रॉप करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जिस भी डिजिट को हमको ड्रॉप करना होता है सबसे पहले तो हम उसी को चेक करते हैं कि वो कैसा है। 3 केस बनते हैं। पहला, या तो वो जो ड्रॉप करना है जिस डिजिट को वो 5 से कैसा है, छोटा है, या सेकंड केस हो सकता है कि जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, और थर्ड हो सकता है 5 के बराबर है। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि जब हमको जो डिजिट को ड्रॉप करना होता है वो अगर 5 से छोटा है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होती है। प्रीसीडिंग डिजिट मतलब कि कौन, b, तो b कैसा हो जाएगा, अनचेंज्ड। सेकंड था कि अगर c ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट दैट मीन्स b इज रेज्ड बाय 1, b जो है प्रीसीडिंग डिजिट वो 1 से बढ़ जाता था। अब थर्ड वाला जो कंडीशन आ रही थी कि अगर हमें जिसे ड्रॉप करना है वो खुद 5 ही हो, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, खुद अगर वो 5 ही है, इक्वल टू 5 है, तो फिर से 2 कंडीशन आ रही थी। ये था हमारा रूल नंबर 3। और वो रूल क्या कह रहा था कि अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है और उसके आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब उसके आगे वाली डिजिट d है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होता था, प्रीसीडिंग डिजिट जो c के पहले वाली डिजिट है b, ये फिर 1 से बढ़ जाती थी। कब, जब ये c 5 हो और इसके आगे नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तब प्रीसीडिंग डिजिट b 1 से बढ़ जाती थी। ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 और 5 हम देखेंगे कि अगर ये d 0 है, एक तो जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके आगे, उस 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, या तो 0 है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो फिर 2 केस बन रहे थे। जब d भी 0 हो जाए, c तो 5 है तो हमने आगे वाला देखे, नॉन ज़ीरो है तो 1 से बढ़ा दिए, पर अगर ये 0 है तो हम किसको देखने लगते थे, प्रीसीडिंग डिजिट को देखने लगते थे, दैट मीन्स हम b को देखने लगते थे। और हम क्या चेक करते थे कि b इवन है या b ऑड है। अगर b इवन होता था तो हम उसको अनचेंज्ड रहने देते थे, मतलब अगर प्रीवियस डिजिट इवन होता था तो हम उसको इवन ही रहने देते थे, और अगर प्रीवियस डिजिट ऑड रहता था तो हम उसको 1 से बढ़ा देते थे। तो ये सारे 5 रूल्स थे जिसको आप एक ही फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4.7587, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें ड्रॉप किसको करना है, 8 को ड्रॉप करना है। ये 5 वाला केस है ही नहीं, 8 को हमको ड्रॉप करना है जो कि ग्रेटर देन 5 है। ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। और जब ये ग्रेटर देन 5 होता है तो प्रीसीडिंग वाली डिजिट 1 से बढ़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा 4.76। यहाँ पर है 98.2512, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट डिजिट हमेशा ड्रॉप हो जाती है और ये डिजिट कौन सी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई, मतलब ये वाला केस आ गया। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या ये 5 0 के आगे 0 है या नॉन ज़ीरो डिजिट है।
यहाँ हम देखते हैं कि 5 के आगे कैसा है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इस केस में प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाती है, मतलब 98.3 हो जाएगा। ये वाला केस था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 98.2512। अब यहाँ पर नंबर तो सेम है, बट यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड ऑफ करना था, लेकिन यहाँ हमको 4 तक चाहिए, मतलब ऐसा। अब यहाँ पर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो 1 है, मतलब लेस देन 5 है। अब ये केस बन गया ये वाला, तो इसमें प्रीवियस डिजिट अनचेंज्ड रहती है और आंसर आ जाएगा 98.25। समझ में आया? आई होप आपको राउंड ऑफ अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बची होगी। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, इसके पहले हम जो हमारा पिछला टॉपिक था राउंडिंग ऑफ, उससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को राउंड ऑफ नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो फाइनल आंसर लास्ट में आता है सिर्फ उसी को राउंड ऑफ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जो 3-4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 3-4 स्टेप में वो क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है फाइनल वाला। अब 2 बच्चे हैं जो हर स्टेप में राउंड ऑफ कर देता है और एक जो बच्चा है दूसरा, वो सिर्फ फाइनल आंसर को राउंड ऑफ कर रहा है। तो डिफरेंस क्या आता है, जो बच्चा हर स्टेप में इंटरमीडिएट जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी राउंड ऑफ करेगा, तो यहाँ तक पहुँचने में उसका आंसर एक्चुअल आंसर से बहुत दूर आने लगेगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट में आंसर आया, उसने उसको राउंड ऑफ करके कोई पास वाली डिजिट नंबर को ले लिया, अब उस नंबर को लेकर वो सॉल्व कर रहा है और जो उसका एक और इंटरमीडिएट रिजल्ट यहाँ आएगा वो भी सपोज डेसिमल में आया, अब उसने यहाँ भी राउंड ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर भी वो किसी पास वाले नंबर को तक राउंड ऑफ कर लिया, अब वो फिर इस नए वाले राउंड ऑफ वाले नंबर को लेकर आगे स्टेप में जा रहा है। अब यहाँ पर फिर एक इंटरमीडिएट उसको इस स्टेप में आंसर मिला और इसको फिर उसने राउंड ऑफ कर दिया। तो ऐसे करके यहाँ पर भी उसने एक चेंज वाला जो नंबर था उसको लिया, फिर यहाँ पर भी एक्चुअल नंबर ना लेके राउंड ऑफ वाले को लिया। तो यहाँ तक पहुँचने में जो एक्चुअल आंसर आना था उससे बहुत ज़्यादा दूर आंसर आने लगेगा, बहुत ज़्यादा एरर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाले आंसर को राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर आ रहा है 13.68 और तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमको लिखना है तो ये हो जाएगा 13.7। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि आसपास के ऐसे नंबर पे शिफ्ट करना जिससे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब अगर हम 13.68 को 13.7 भी लिख दे रहे हैं तो कोई मेजर इशू नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप हर जगह आप राउंड ऑफ करने लगोगे तो ये आंसर जो 13.6 आना था जिसको हमने 13.7 किया, हो सकता है ये 15 तक आने लगे, या हो सकता है कम रेंज पर अगर जाए तो ये 10 तक आने लगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए राउंड ऑफ की जो प्रोसेस है वो सिर्फ हम फाइनल आंसर में अप्लाई करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट रिजल्ट पर। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिमाण का क्रम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। हमने पढ़ चुका है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी जिन्हें हम नाप सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और उनको जब हम नापते हैं तो वो कितना ज़्यादा है कितना कम है यही उसका मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बैग है और उसका मास है 5 kg, एक बैग है जिसका मास है 5 kg। अब ये जो मास हमें पता चल रहा है ये 2 चीज़ों से पता चल रहा है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से और दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड जो यूनिट है उससे, और ये पूरा मिलके मास का क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? तो ये था मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा नाप है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है, वो इतना सिंपल ना होकर बहुत लंबी कुछ वैल्यू होती है, लाइक 4068.2467, इस टाइप की कोई भी अगर बड़ी वैल्यू आती है तो उसको हम उतना ज़्यादा ना लिखकर एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं पावर ऑफ 10 को यूज़ करके, ठीक है। 10 के पावर में उसको चेंज करके हम लिख देते हैं जिससे हमारे कैलकुलेशंस सिंपल हो पाए।
और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहां पर हम देखते हैं power of 10 when we express the number in the form n is equal to a into 10 to the power b where a is greater or equal to 0.5 and less than 5। कहने का मतलब है कि जब भी कोई नंबर को हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि हम उसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करने लगे, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ जो a है वो इस रेंज में होना चाहिए, या तो 0.5 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन 5 से कैसा हो, छोटा हो। इस केस में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, b हो जाता है। सो इसको हम कंप्लीट करेंगे। Power of 10 when we express the number in the form of n is equal to a into 10 to the power b where a is greater or equal to 0.5 and less than 5, then order of magnitude will be b। ठीक है, अगर हमने इस फॉर्म में डिनोट किया है अपने नंबर को जहां पर a इस रेंज पे लाई कर रहा है, तो ये जो 10 की पावर है दैट इज b, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ गया? इतना ही है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्पीड ऑफ लाइट, वी ऑल नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लिखिए स्पीड ऑफ लाइट। अब हमको बोला जा रहा है कि आप इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताएं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है, ये जो नंबर है क्या ये इस फॉर्म में है। तो a की जगह यहाँ पर क्या है, 3 है, और 10 to the power 8, b की जगह पर क्या है, 8 है। अब हमको ये कंडीशन और चेक करना है कि जो a है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो a क्या है, यहाँ 3 है, 5 से छोटा तो है और 0.5 से भी बड़ा है, तो यस इट इज लाइंग इन दिस रेंज ऑल्सो। तो इस केस में क्या होता है, b ही हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8। आप ये समझ जाइएगा, OOM मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है दैट इज 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालने बोला जाए तो ये भी इस फॉर्म में है, इस हिसाब से तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, -31। पर क्या ये सही है, नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन भी चेक करते हुए चलना है। ए हमारा इस रेंज में होना चाहिए, जबकि हमारा ए यहाँ पर क्या है, 9.1 विच इज ग्रेटर देन, ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को -31 नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इस ए को इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड अगर हम शिफ्ट कर दें, एक प्लेस लेफ्ट साइड अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0.91 into 10 raised to the power -30। अगर हम ये कर देंगे तो अब आप देखिए जो यहाँ पर नया a बना है ये 0.91 है, और 0.91 इस रेंज में भी आता है। अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो पावर आई है यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -31 ना होकर क्या है, -30 है। तो हमें यह ध्यान देना है कि इस रेंज पे ही आए। अगर इस रेंज पर ए नहीं है तो पहले हमको उस रेंज में लाना पड़ेगा, और तब जो पावर होगी 10 की वो हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या जरूरत पड़ी, डेसिमल को मूव करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर हमने डेसिमल को यहाँ से लेफ्ट 1 प्लेस लेफ्ट मूव किया, तब जाकर हमको आंसर मिला। तो मूवमेंट ऑफ डेसिमल भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेसिमल को हम 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो हम उसको राइट साइड मूव कर सकते हैं नंबर में, और या तो हम लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। जब भी डेसिमल मूव होता है तो 10 की पावर भी चेंज होती है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक ये कि जब डेसिमल राइट साइड मूव करे, जब नंबर में डेसिमल राइट साइड मूव करता है तो 10 की पावर माइनस में आती है, ध्यान रखिएगा आप। सेकंड फिर क्या है कि अगर डेसिमल लेफ्ट साइड मूव कर रहा है नंबर में तो पावर 10 की प्लस में आएगी। कैसे, यहाँ पर जैसे 9.1 था,
इंटू 10 टू द पावर -31 था। अब इस डेसिमल को हमने एक यहां पर शिफ्ट किया, मतलब किस साइड हम जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड जाने पर यहां पर लिखा है कि पावर कैसी हो जाएगी, प्लस होगी। तो हम कितने जा रहे हैं, कितने स्टेप लेफ्ट गए, सिर्फ एक स्टेप, क्योंकि हमने इस डेसिमल को यहां से डिस्प्लेस करके यहां पर ले आए, तो एक प्लेस ही डिस्प्लेस हुआ, इसीलिए एक पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ती है तो एक पावर बढ़ेगी। अब -31 + 1 क्या हो जाएगा, -30, इसीलिए ये यहां पर ऐसा आया था। अब सेकंड केस भी हम लेकर अगर चलते हैं, अब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ना शिफ्ट करके अगर हम इसी को राइट साइड शिफ्ट करना चाहते, सेम एग्जाम्पल में जो कि ये था, अगर हम इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब कि यहां ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पहले -31 तो है ही, पर जब राइट साइड हम शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस होती है, और कितना हम राइट साइड गए, सिर्फ एक प्लेस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या जाता, 91 इंटू 10 टू द पावर -32। पर हमको क्योंकि ये फॉर्म नहीं चाहिए था, क्योंकि हमको तो इसमें तो और ए क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, हमें तो इस रेंज में चाहिए था, तो हमने अपनी नीड के अनुसार ये डिसाइड किया कि डेसिमल को हमको लेफ्ट ले जाना है या फिर राइट ले जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इसको कहां पर शिफ्ट किया था, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट पे शिफ्ट करने पर ये हमारे रेंज में आ जा रहा था। अगर हम इसको राइट में शिफ्ट कर देते तो ये रेंज के बाहर रहता। समझ में आया। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यहां पर कुछ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको इन सभी के 1 बाय 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहला जो क्वेश्चन है 7, ओनली 7 का हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हमको 10 के पावर के फॉर्म में लिखना जरूरी है, इस फॉर्म में। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर में जब 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो ये 7 इंटू 1 वापिस से क्या आ जाएगा, 7। तो हमने फॉर्म तो वैसा कुछ बना लिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा a है, मतलब कि ये जो नंबर है, ये क्या इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 से कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, 5 से बड़ा है। तो हमको इसको उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम क्या 7 को लिख सकते हैं 0.7, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 7 मतलब क्या था, 7.0 भी बोल सकते हैं इसको। तो जब यहाँ डेसिमल नहीं दिख रहा है तो मतलब इसके आगे डेसिमल छुपा होता है, क्योंकि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 8 भी है, अगर 18 भी है, तो सिर्फ 18 लिखो या 18.0 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेसिमल यहाँ पर है, ये बाद में जैसे ये दिख रहा है। तो अब हमने इसको क्या किया, रेंज में लाने के लिए 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, जो यहाँ था उसको हमने 1 प्लेस यहाँ लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, और लेफ्ट शिफ्ट करने पर 10 की पावर प्लस में आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर, पहले से क्या थी यहाँ पे पावर 0 थी, और हमने कितना लेफ्ट गए, 1, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 0.7 इंटू 10 टू द पावर 1। अब ये पूरा वही फॉर्मेट है, साथ ही साथ जो a है वो रेंज में भी है। तो अब जो ये पावर होगी 10 की, वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा यस 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1। सिमिलरली हम 49 पे देखते हैं। पहले तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, 49 इंटू 10 टू द पावर 0, फिर से सेम हमने लिख दिया। अब हम अगर यहाँ पे यहाँ डेसिमल ले आए, 4.9 कर दें, तो ये तो रेंज में आ भी जाएगा। तो जब 49 है मतलब यहाँ कहीं पे डेसिमल है, तो जब हम इसके एक पहले बीच में ले आएंगे डेसिमल को, मतलब 1 लेफ्ट, फिर से हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं 1 प्लेस, तो अगेन क्या होगा, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। अगेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1, 999। अब इसमें अगर हम डेसिमल को कहाँ प्लेस करें तो ये हमारे रेंज में आए। क्या अभी तो डेसिमल आगे है, अगर हम एक शिफ्ट करते तो क्या बनेगा 99.9, क्या रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक और शिफ्ट करते हैं 9.99, अभी भी रेंज में नहीं है, 5 से छोटा चाहिए, तो हम पूरा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं 0.999।
क्या अब ये रेंज में है? हाँ, 0.999 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो अब तो ये रेंज में है। अब हम देखते हैं 10 की पावर, क्योंकि पहले यहाँ पे डेसिमल था, हमने इसको कितना शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3 प्लेसेस हमने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, मतलब 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 3 इन द थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहले से डेसिमल हमको दिख रहा है, तो इसमें हम अगर कोशिश करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने की, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखे, 10 के पावर की फॉर्म में, तो हम फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0। क्या यहाँ पर ये a रेंज में आ रहा है 0.135, ये तो 0.5 से भी छोटा है, मतलब रेंज में नहीं आ रहा, बट इस बार ये 0.5 से भी छोटा है, तो इस बार हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। और बड़ा बनाने के लिए हमको डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट साइड। In the remaining questions above we have shifted it in the left side, okay? तो यहाँ पर जब हम एक स्टेप आगे जाएंगे, डेसिमल को एक प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर। जब भी हम लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर निगेटिव में आती है। तो कितना शिफ्ट किए, एक प्लेस, तो क्या आ गया -1। क्या अब ये रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है, 0.5 और 5 के बीच में ही आ रहा है। अब हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो 10 का पावर होगा यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। मींस इन दिस केस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05 इंटू 10 टू द पावर 0। क्या ये रेंज में है? यहां पर तो 0.5 के इक्वल हम ले सकते हैं, बट 0.05 नहीं ले सकते। 0.05 तो और छोटा नंबर हो गया। तो अब हम फिर से इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे और क्या बनाएंगे 0.5। अब क्योंकि a 0.5 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इसीलिए ये वाले साइन बहुत जरूरी है। यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, जबकि यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ 5 आ जाता तो भी बात नहीं बनती, 5 से हमको छोटा ही चाहिए, लेकिन 0.5 आ गया तो चल जाएगा, क्योंकि 0.5 के या तो a इक्वल हो या बड़ा हो। समझ में आया? तो यहाँ 0.5 चल जाएगा, और क्योंकि हमने राइट शिफ्ट किया है तो पावर आ जाएगी हमारी माइनस में, और यहां पर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा -1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.99। 0.99 को हम अगर 10 के पावर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.99 इंटू 10 टू द पावर 0। चेक करते हैं, फॉर्मेट तो हमने ऐसा बना लिया है, क्या ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो पा रही है? a होना चाहिए 0.5 से 5 तक में, और या तो 0.5 के इक्वल। यहाँ पर क्या है 0.99, तो ये तो रेंज में भी आ रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट हमारा इस फॉर्म में लिखा गया है जहां ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो क्या हमको इसमें डेसिमल को कहीं भी इधर इधर मूव करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ लेफ्ट मूव भी करते हैं तो ये 0.09 हो जाएगा, विच इज लेस देन 0.5। हम आउट ऑफ रेंज पहुंच जाएंगे। और अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9.9, अगेन 5 से बड़ा, मतलब हम आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। तो ये सही लिखा है। तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ रेंज में है a, तो हम क्या करते हैं, जो 10 का पावर रहता है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 0। ठीक है, इससे हमको एक बात और समझ में आती है, जानबूझकर ऐसे ही एग्जाम्पल लिए जाते हैं कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएं और इन एग्जाम्पल्स से नई नई चीजें आपको समझ में आए। इन एग्जाम्पल्स से हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कैन बी नेगेटिव इंटीजर, एंड इट कैन बी 0 ऑल्सो। मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। सो या दिस वॉज द टॉपिक। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमें यह समझ में आता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है। जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस नंबर की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया? और ये यूज कहाँ आता है?
ये यूज आता है जब भी हम साइंस के कोई मैग्नीट्यूड को लिखते हैं जो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है या बहुत ज़्यादा छोटा एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा डिजिट में ना लिख कर हम उसको 10 की पावर में सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.